पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। पिछले क्लास में हृदय स्टार्ट कर दिए थे, हार्ट है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। तो उसी को आगे थोड़ा और देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हृदय में जो पार्ट बचा हुआ था, ठीक, उसका सिस्टम पूरा देख लिए थे, है ना, हृदय का। देखिए, हार्ट में एक और चीज देखना है, हार्ट बीट क्यों होता है। तो हार्ट बीट होता है एस ए नोड के कारण। किसके कारण? एस ए नोड, जिसको सीनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। सीनो ऑरिकुलर नोड, ये क्या क्या होता है हार्ट बीट। जैसे ये हमारा 4 चैम्बर वाला हृदय है, मान लो हार्ट है, ठीक। ये बायां है ना। ये तो देखे थे प्रीवियस क्लास में। तो यहां पे होता है एस ए नोड। ये क्या होता है? एस ए नोड। ये रेशेदार होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक इम्पल्स टाइप का होता है। जैसे लाइट जलता है वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट टाइप का ये सर्कुलेट होता है, समझ लीजिए। तो एस ए नोड, यहाँ पे एस ए नोड, जैसे मैं बताया था आप लोगों को आपका पिछले क्लास में कि रेशे का होता है। ये किसका? रेशे का। ऐसे पर्किंग फाइबर का होता है, पुरकुंजे रेशे का होता है, याद रखिएगा, ठीक। ये स्पंज टाइप का होता है। स्पंज में अगर ये सिकुड़ता है, ठीक, ये दबता है, सिकुड़ता है, तब ब्लड आउट होता है। तब ब्लड क्या होगा? ये सिकुड़ेगा। जैसे स्पंज में सिकुड़ता है तब ब्लड क्या होता है? आउट होता है। जब ये अपने सामान्य स्थिति में आ जाता है, ठीक, अपने सामान्य स्थिति में आ जाता है, जिसको ये रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है ये। तो ये रिलैक्स फॉर्म में जब सामान्य स्थिति में आ जाता है तब ब्लड इन होगा, ठीक। तब क्या होगा? ब्लड इन होगा, क्योंकि इसी के दबने और रिलैक्स होने के कारण क्या हो रहा है? हमारे ब्लड फ्लो हो रहा है, समझ लीजिए। इसलिए इसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? याद रखिएगा, नेचुरल पेस मेकर, प्राकृतिक पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, ठीक। प्राकृतिक पेस मेकर मतलब ब्लड को पेस दे रहा है, फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको प्राकृतिक पेस मेकर कहते हैं। अब देखिए, हार्ट रुधिर दाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। तो देखिए, सभी हमारे शरीर के सभी चीजें हमारे दिमाग से ही कंट्रोल होते हैं, माइंड से ही। तो माइंड में देखिए, रुधिर दाब को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन होते हैं, जिसका नाम है थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। क्या क्या? थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। क्या क्या भाई? थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन कौन से हार्मोन करते हैं? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। ये आगे भी पढ़ेंगे हार्मोन्स में, यहाँ पे भी एक बार पढ़ लीजिए, वहां पे फिर इजी लगेगा। तो थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, जैसे आप कुछ चीज देख के डर जाते हैं, जैसे किसी को छिपकली देख के डर लग जाता है, या किसी को कोई डराता है आपको तो आप डर जाते हो, तो आपका दिल का धड़कन तेज हो जाता है ना भाई, कुछ चीजें देखकर। तो दिल का धड़कन तेज क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंड में थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावण ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा जनरेट होने लगता है, ठीक। इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे ब्लड ज्यादा आने लगता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है ना। इसके कारण क्या होता है? आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है। अब ये तो सुने होंगे, ईसीजी मशीन से हार्ट बीट चेक करते हैं, है ना। ईसीजी का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ये कभी कभी पूछ लेता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी जैसे हार्ट बीट चेक करते हैं ना, जिसमें ऐसे ऐसे हार्ट का वो आता है। तो हार्ट बीट को चेक करने के लिए क्या होता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी याद रखिएगा, ठीक। ये 2-3 चीजें थोड़ा बहुत बचा था, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब हृदय संबंधित रोग जो हैं उसको देख लेते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं हृदय से संबंधित बीमारी, डिजीज रिलेटेड टू हार्ट, वो तो सैकड़ों हैं, लेकिन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो सब पर डिस्कस करते हैं। एक तो हाइपरटेंशन, जब बीपी ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाए, बीपी 120 होना चाहिए, 150 तक भी चलता है, लेकिन 150 160 से ज़्यादा हाई होने लगे तो हाइपरटेंशन कहलाता है। और बीपी लो होने लगे, ठीक, जैसे 80 होना चाहिए, ठीक, 80 to 120 एवरेज में होना चाहिए, लेकिन 80 से भी कम होने लगे, 60 50 तक भी चल जाता है अगर ज़्यादा ही वो है और लो है तो, लेकिन 50 से कम हाइपोटेंशन आने लगता है, ठीक। ये सबसे फेमस है CAD, कोरोनरी आर्टरीज डिसीज, CAD कोरोनरी आर्टरीज डिसीज। इसको दिल तक रक्त ले जाने वाली धमनी की बीमारी कहते हैं। जो दिल तक, जो हमारे हार्ट तक ब्लड ले जाता है, ठीक, हमारे हार्ट में जो ब्लड ले जाता है वो धमनी, मतलब ऑलरेडी आपका क्या हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या आता है, CAD। क्या बीमारी आता है, CAD, थकान होना, ये सब, यहाँ पे छाती में दर्द होना, ठीक, ये स्टार्ट हो जाता है CAD में, है ना। दिल में छेद, देखना बच्चों में होता है ये, खासकर किसमें, बच्चों में। जैसे हमारा ये हार्ट है, मान लो हार्ट है ना, तो जब बच्चा माँ के भ्रूण में होता है, तब भ्रूण में जब होता है, पेट में जब होता है, माँ के पेट में, तो हमारा दिल ऐसा होता है, ठीक। तब ये नहीं होता बच्चे में, जब तक माँ के भ्रूण में होता है। जब वो पैदा होने को होता है उसी समय ये आपका बनता है, ठीक। तो किसी किसी बच्चे का ये नहीं बन पाता जब पैदा होने को होते हैं वो, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, दिल में छेद। अब इसमें दिल में छेद में कई लोगों का, कई बच्चों का मौत भी हो जाता है। तो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, प्लेटिनम छल्ले लगा देते हैं, ठीक। प्लेटिनम का क्या करते हैं, ये छल्ला, ये दीवार लगा देते हैं, ठीक, दिल के छेद जो बच्चों में होता है ना, फोसो और ऑरेलिस। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, देखिए, ये मान लो दिल है, यहाँ पे ट्राइक्युस्पिड वाल्व, यहाँ पे बाइक्युस्पिड वाल्व बताया था मैं, ठीक, यहाँ पे वाल्व होते हैं, ठीक। इसमें अब आप मान लो ज़्यादा शराब पीने लगे, ठीक, शराब ज़्यादा पीने लगे तो उसमें टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे ये आपके ब्लॉक होने लगते हैं, ठीक। अब ये मान लो पूरी तरह ब्लॉक हो गया तो आपको क्या आएगा, कार्डियक अरेस्ट। जैसे ओमपुरी, राजेश खन्ना का मौत किससे हुआ था, कार्डियक अरेस्ट से। अब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आपका, यह हार्ट है, इसको भी अच्छे से समझिएगा, है ना। हार्ट अटैक कब आता है, जब कोरोनरी आर्टरीज, मान लो ये ऐसा है आपका, ठीक, ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये हृदय है आपका, ये बायां और दायां दो तरफ होता है, ठीक। हार्ट अटैक में मान लो ये आपका हृदय है, ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज और ये राइट कोरोनरी आर्टरीज हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, आपके नसें जो हैं, मान लो ये पाइप है आपका, है ना, ठीक, ऐसे पाइप टाइप का होता है। जब हम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ग्लिसराइड वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल जैसे दूध, दही, ये सब चीज़ें ज़्यादा, ग्लिसरॉल मतलब ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं, तो ये जमने लगता है, ऐसा
जमने लगा और ऊपर एक मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली झिल्ली भी होता है इसका, ठीक। तो ये झिल्ली भी बनते जाता है, लेकिन ये 70% तक चलता है। 70% ब्लॉकेज हुआ तो कुछ नहीं होता, इंसान को तब तक कुछ नहीं होता, ना ही फील होता है, ठीक। अब लास्ट 30% बचा हुआ है। लास्ट 30% में जब आपका ये 70% से बढ़ा 80%, तो अब आपको दौड़ने में प्रॉब्लम होगा। 90% ब्लॉकेज हुआ तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगा, मतलब ये आपका हृदय दुखने लगेगा, मतलब इधर दुखने लगेगा आप लोग को, ठीक। जब ये 100% होता है या 90% से ज़्यादा होता है तो फिर बैठे बैठे भी फिर आपका ये दुखने लगेगा, ठीक, बायां तरफ छाती आपका, ठीक। जब ये 100% हो जाता है, ये मान लो 100% हुआ, तो ये मेम्ब्रेन आपका फट जाता है, जिससे क्लॉटिंग हो जाता है यहाँ पे, ठीक। अब ये ब्लड क्लॉटिंग हो गया, मतलब अब बहना बंद हो गया, ठीक। अब ब्लड का क्लॉटिंग हो गया, तो अब जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो आपको क्या हो गया, 100% आ गया, तो हार्ट अटैक हो गया, समझो। मतलब हार्ट अटैक मतलब अब खून बना बंद हो गया। अब मान लो देखिए, हार्ट अटैक एक माइनर होता है, एक मेजर होता है और एक मैसिव हार्ट अटैक होता है। माइनर हार्ट अटैक कब होता, किसको बोलते हैं, जब यहाँ पे हो, यहाँ पे नीचे, और इतना ही सेल ब्लॉकेज हुआ हो, ठीक। यहाँ नीचे तरफ हो ब्लॉकेज, तो इतना ही सेल तो इधर काम करते रहता, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो माइनर हार्ट अटैक में बच ही जाते हैं। जैसे 4, 5, 8, 10 माइनर हार्ट अटैक भी आ जाए तो बच जाते हैं। मेजर हार्ट अटैक मतलब यहाँ पे होने लगे आपका, जिससे ज़्यादा आपका कोरोनरी आर्टरीज का आपका सेल खराब होने लगे, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर हार्ट अटैक। मेजर हार्ट अटैक भी अगर हॉस्पिटल तक ले जाओ तो हॉस्पिटल अगर अच्छा है तो वहाँ पे बचा सकते हैं, बचा ही लेते हैं अभी। अब मैसिव हार्ट अटैक क्या होता है, जब यहाँ पे आ जाए हार्ट अटैक, ये चीज कहाँ पे हो जाए पूरा, तो ये पूरा आपका वर्क करना बंद कर जाएगा। तो मैसिव हार्ट अटैक, जैसे कोई सोए सोए ही देखना, हार्ट अटैक के कारण क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो उनको क्या आ जाता है, समझ जाइए, मैसिव हार्ट अटैक, ठीक। ये कोलेस्ट्रॉल मतलब आपका ऑयली चीज़ें ज़्यादा, जितने भी ऑयली चीज़ें हैं सब खाओगे तो मतलब ग्लिसराइड बनाता है, इसलिए दूध दही, जो हार्ट की बीमारी होता है तो आपको ऑयली चीज़ें कम कंट्रोल करना है, ठीक। आपको दूध दही कम खाना है ना, वस वाली चीज़ें ये समझिएगा ना। ये मेम्ब्रेन के फटने के कारण यहाँ पे क्लॉटिंग होता है, इसको हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक। ये है आपका कुछ बीमारी। अब चलते हैं ब्लड में। ये तो हृदय था, ठीक। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो हृदय पढ़ना था, एक ब्लड वेसल्स पढ़ना था। तो ब्लड वेसल्स तो लगभग खत्म हो गया हमारा, है ना। और ब्लड वेसल्स में सीरा, धमनी ये सब आता था, और रक्त ब्लड पढ़ना था। तो अब तीसरा चीज ब्लड में चलते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं ब्लड के बारे में। तो रक्त के कंपोनेंट घटक होते हैं, मतलब रक्त के अलग अलग कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो एक तो रक्त में प्लाज्मा होता है, 55% जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा मतलब जो द्रव वाला पार्ट होगा रक्त में, ठीक, जो एकदम लिक्विड वाला पार्ट होगा। कौन सा वाला, लिक्विड वाला पार्ट, द्रव वाला पार्ट, उसको प्लाज्मा नाम दिया गया है, ये समझिए अभी तो, है ना। और जो हार्ड पार्ट होगा, मतलब जो ठोस सेल्स होंगे, हार्ड, ठीक, ठोस कोशिकाएं होंगे, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आरबीसी टाइप होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक, लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स, जिसको बिम्बाणु बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी में भी यही नाम फेमस है, प्लेटलेट्स। इसी को हमको पूरा डिटेल करना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, 4 चीजों को। तो अब ज्यादा कौन पाया जाता है, तो ज्यादा प्लाज्मा होता है। क्या होता है ब्लड में, प्लाज्मा। कितना परसेंट, 55%, मतलब द्रव वाला चीजें ज्यादा होता है।
इसमें 55% को 100% मान लें तो इसको इसमें से 90% वाटर होता है। पानी कितना होता है? 90%। प्रोटीन 9% होता है। यही ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का, जैसे चोट वोट लगता है तो थक्का जमता है ना भाई, यही ब्लड क्लॉटिंग में सहायता होगा। और आगे पूरा ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें 1% बस मिनरल और ग्लूकोज होता है जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक, ग्लूकोज जाएगा पूरे शरीर में तभी तो हमको ऊर्जा मिलेगा ना भाई, है ना। तो याद रखिएगा। इसको तो अभी और डिटेल करना है, आज ही पूरा डिटेल करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा को, है ना। अब देखिए, रक्त का अध्ययन, स्टडी क्या करता है? हीमोटोलॉजी। हीमोग्लोबिन से याद रखिएगा, हीमोटोलॉजी। और इसके मापन को क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर। तो हीमो से याद रखिएगा, हीमो से याद रखिएगा दोनों, स्टडी से याद रखना, स्टडी हीमोटोलॉजी, और मापन हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4, ये लगभग जस्ट क्षारीय बेस होता है। ठीक, जैसे 0 to 7 आपका एसिडिक होता है, 7 to 14 आपका बेस होता है ना। तो 7.4 मतलब थोड़ा क्षारीय होता है, बेस होता है। ये एल्कलाइन प्रवृत्ति का होता है, मतलब जल में घुलनशील होता है। जैसे कुछ भी चीज जल में जो घुल जाता है और अपना कलर दे देता है जल को, तो उसको एल्कलाइन प्रवृत्ति का बोलते हैं। ठीक, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कौन से नेचर का है, तो एल्कलाइन। ठीक, क्योंकि ये जल में क्या है? घुलनशील है। इसकी मात्रा, अमाउंट कितना होता है? तो कुल वजन, जितना आपका वजन है उसका 7% ब्लड होता है। अब वजन तो अलग अलग होता है अलग अलग शरीर के हिसाब से, तो उसका 7% क्या होता है? याद रखिएगा, इस ब्लड होता है आपके शरीर में, लगभग 7% होना चाहिए, तब आप स्वस्थ हैं। मेल में लगभग 5 से 6 लीटर और फीमेल में लगभग 4 से 5 लीटर होता है वयस्क में। ठीक, याद रखिएगा, ये सब चीजें एक बार में याद हो जाना चाहिए आप लोगों का, है ना। अब ब्लड के क्या कार्य हैं? तो ब्लड तो बहता है, तो ऑब्वियस ये परिवहन करता होगा, ट्रांसपोर्टेशन करता होगा। ठीक, तो 3 चीज याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन किसका किसका करता है। पहले तो O2 और CO2 का। किसका किसका? O2। अब पहले से देखते आ रहे हैं हम लोग, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? O2 को ले जाता है और CO2 को लाता है। ठीक, तो O2 श्वसन से याद रखिएगा। दूसरा, पोषक पदार्थों का, न्यूट्रिएंट्स का। तभी तो पोषक पदार्थ हमारे पूरे शरीर में पहुंच पाते हैं और एनर्जी, ऊर्जा दे पाते हैं। क्या जनरेट होता है? एनर्जी। और तीसरा, एनर्जी का, वही है चीज, पोषक पदार्थ या एनर्जी बोल लो, ऊर्जा का। ठीक, तो पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, पहला वर्ग। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा वर्ग। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, तीसरा वर्ग पर रक्त का। ठीक, ब्लड का 3 काम, O2 का परिवहन, CO2 मतलब गैसेस, है ना, पोषक पदार्थों का परिवहन और आपका ऊर्जा का परिवहन। अब ब्लड का निर्माण देखते हैं कहाँ होता है, रंग देखते हैं, भंडारण देखते हैं, फिर इधर चलेंगे। ठीक, देखिए, रक्त का निर्माण जब बिफोर बर्थ, मतलब जन्म के पहले, मतलब जब बच्चा भ्रूण में होता है, माँ के पेट में होता है, जब एम्ब्रियो में होता है। ठीक, और आफ्टर बर्थ। ठीक, जन्म के बाद। तो रक्त का निर्माण आफ्टर बर्थ तो सबको पता है, हड्डी के जो बीच में अस्थि मज्जा होता है, ठीक, बोन मैरो होता है। ठीक, ये मान लो हड्डी है, तो देखिएगा चिकन विकन खाइएगा तो वहाँ पे के बीचों बीच एक अलग से तरल टाइप का रहता है चीज, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो। ठीक,
तो बोन मैरो में ही रक्त का निर्माण होता है। तो हड्डी के जिसमें ज्यादा बोन मैरो होता है तो ज्यादा रक्त होगा, अच्छा होगा भाई, ठीक। और बिफोर बर्थ लीवर में, कहाँ पे होता है? लीवर में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? माँ के पेट में। तो ये फेमस क्वेश्चन ना, लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। देखते हैं रंग लाल होता है, क्यों होता है? देखिए ब्लड का रंग क्या होता है? ब्लड का रंग होता है रेड, ठीक। ब्लड में क्या पाए जाते हैं? तो ब्लड में पाया जाता है, आप लोगों को पता है, हीमोग्लोबिन। ठीक। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से बना है, एक तो हिम और दूसरा ग्लोबिन। दूसरा क्या? ग्लोबिन। जो हिम पार्ट होता है ये आयरन कंपोनेंट होता है, इससे कलर का कोई लेना देना नहीं। आयरन मतलब लौ, ठीक, जिससे जुड़ता है। और ग्लोबिन जो पार्ट होता है ये प्रोटीन होता है। ये आयरन कंपोनेंट होता है हिम, और ये प्रोटीन कंपोनेंट होता है। तो प्रोटीन, इसका कलर क्या होता है? रेड, ठीक। ग्लोबिन का कलर रेड होने के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन रेड होता है, जिससे ब्लड रेड होता है। तो ये तो मानव शरीर का है, ठीक। दो और याद रखिएगा, एक तो कॉकरोच और एक आपका ऑक्टोपस, ठीक। कॉकरोच का ब्लड का कलर होता है वाइट, याद रखिएगा। और ऑक्टोपस के ब्लड का कलर होता है ब्लू, ये सफेद होता है और ये नीला होता है, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन नहीं, कॉकरोच में लिम्फ पाया जाता है। और ये लिम्फ नाम के जो प्रोटीन है ये वाइट कलर का होता है, जैसे ग्लोबिन हमारे यहाँ रेड कलर का हुआ, और इसमें साइनिन होता है। तो साइनिन जो होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे साइनिन नाम का प्रोटीन ब्लू कलर का है, इसलिए याद रखिएगा ये नीला ब्लू कलर का होगा। तो याद डायरेक्ट पूछता है कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या होता है? तो सफेद। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर क्या होता है? तो नीला। हमारे ब्लड का कलर का क्या कारण है? तो हीमोग्लोबिन। कॉकरोच के ब्लड के कलर व्हाइट होने का क्या कारण है? तो हीमोलिम्फ, ठीक। ऑक्टोपस के ब्लड के कलर का क्या कारण है? तो हीमोसाइनिन, याद रखिएगा, है ना। अब भंडारण स्टोरेज मतलब कहाँ पे रक्त जमा होता है वो देखते हैं। चलिए, रक्त का भंडारण स्टोरेज कहाँ होता है? जैसे आरबीसी या डब्ल्यूबीसी आपका नष्ट होने लगता है, कुछ निश्चित जीवन काल होता है, अभी पढ़ेंगे जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ टाइम कितना होता है उनका। तो इनका भंडारण स्टोरेज, अगर रक्त प्लीहा में होता है, स्प्लीन में, कहाँ पे? प्लीहा में, ठीक। इसीलिए इसको रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड, ठीक। अब रक्त नष्ट होके कहाँ पे जाते हैं? जैसे ये सेल्स हैं, रक्त भी एक सेल्स है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये क्या है? सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक। तो ये कोशिका नष्ट होकर एक निश्चित समय तक जीवित रहता, नष्ट होकर कहाँ जमने लगता है? प्लीहा में। अब ये मान लो हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है, तो ये जो प्लीहा में जो डेड सेल्स हैं, तो ये डेड सेल्स फिर से डेड सेल्स का फिर से पुनर्निर्माण होता है, ठीक। रीजनरेशन होता है, ठीक। तो कभी कभी प्लीहा से रीजनरेशन भी होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या होता है? ब्लड बैंक भी कहते हैं, याद रखना, ठीक। प्लीहा को किसको, सॉरी, इसे प्लीहा को क्या कहेंगे? ब्लड बैंक भी कहते हैं, रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और रक्त को स्टोर भी कहाँ पे किया जाता है? अमाशय स्टमक के पीछे आपका थैलानुमा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको प्लीहा कहेंगे, स्प्लीन, ठीक। चलिए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं रक्त में।
जो बहुत डाउटफुल होता है। रक्त का प्यूरिफिकेशन मतलब O2 और CO2, ठीक, ये तो हम लोग देख लिए हैं, फेफड़ों में होता है, लंग्स में, ठीक। O2 लाना, CO2 ले जाना, किसका काम, लंग्स में देख चुके हैं। लेकिन फिल्ट्रेशन पूछा, छानने का काम पूछा, फिल्ट्रेशन ये किडनी में होता है, याद रखिएगा। कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है तो छानने में भी फेफड़ा याद आता है, लंग्स, ठीक। छानने का काम मतलब ठोस जो गंदगी होते हैं, पदार्थ जो आ जाते हैं, उसको छानने का काम होगा। जब किडनी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन रक्त में ये भी याद रखिएगा कि रक्त का प्यूरिफिकेशन लंग्स, रक्त का फिल्ट्रेशन, छानने का काम किडनी, ठीक। अब देखिए, चलिए अभी रक्त के बारे में पूरा पढ़े, ब्लड के बारे में। अब इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। पहले देखते हैं प्लाज्मा, फिर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कंपैरेटिवली देख लेंगे, ठीक। इसमें हर एक लाइन आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक, तो सबको याद रखना जरूरी है। एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप आने लगता है, बहुत इजी, वो समझ में आ जाता है स्ट्रक्चर। पहली बार दिक्कत होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए इसमें तो पहले तो ये बता चुका हूँ, प्लाज्मा 55% ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में वाटर कितना होता है, 90% प्रोटीन, 90% मिनरल, और ग्लूकोज कितना होता है जो हमको एनर्जी देता है, 1% ओनली, ठीक। तो पहले प्लाज्मा का रंग क्या होता है, तो हल्का पीला, लाइट येलो कलर। तो अब क्वेश्चन आता है, ये तो पता है, ठीक, हमको कि प्लाज्मा का कलर क्या होता है, हल्का पीला। तो लाइट येलो कलर क्यों होता है, तो बिलीरुबिन वर्णक के कारण। प्लाज्मा में एक वर्णक होता है जिसको इंग्लिश में कोलोनिंग पिगमेंट कहते हैं, ठीक। बिलीरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का कलर क्या होता है, याद रखिएगा, हल्का पीला होता है। ब्लड का कलर रेड क्यों हुआ था, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। इसका कलर पीला क्यों है, बिलीरुबिन वर्णक के कारण, कोलोनिंग पिगमेंट के कारण, है ना। अब प्लाज्मा का क्या क्या कार्य है, तो एक तो दिख रहा है, इसमें जो प्रोटीन है ये क्या ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो पहले तो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है ये, मतलब आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन के, प्रोटीन, ठीक, ये दोनों मिलकर रक्त का थक्का जमाते। कहीं कभी कभी रक्त का थक्का जमना जरूरी है, क्योंकि जैसे आपको चोट लग गया और वहां पे थक्का नहीं जमा तो रक्त तो बहते ही जाएगा पूरा बाहर, है ना, तो वहां पे थक्का जमना जरूरी होता है। लेकिन जब सिर विर में रक्त का थक्का जम जाए, सिर में जब चोट लगती है वहां पे थक्का अगर जम गया है तो डायरेक्ट डेथ होता है फिर, क्योंकि अगर इंटरनल थक्का जमा आपका तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, लेकिन एक्सटर्नल में आपका थक्का जमना चाहिए। अब ब्लड क्लॉटिंग ये तो समझ में आ गया, पहला कार्य। दूसरा कार्य, प्लाज्मा मिनरल और ग्लूकोज, तो पूरे शरीर में पूरे बॉडी में ग्लूकोज का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज करता है। मतलब पूरे, या तो इसको लिखते हैं कि पूरे शरीर को ये ग्लूकोज पहुंचाता है, ठीक, क्या पहुंचाता है, ग्लूकोज पहुंचाता है। अब पूरे शरीर में ये ग्लूकोज पहुंचा रहा है, मतलब ये चल रहा है, पूरा परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक। ताप नियंत्रण होता है शरीर का, क्या होता है, ताप नियंत्रण, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक। ब्लड का पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, ये भी लिख सकते हैं इसको, जो 7.4 होता है हमारा। और एक और याद रख सकते हो, ये शरीर के श्यानता, शरीर नहीं, ये ब्लड के श्यानता, विस्कोसिटी को भी मेंटेन रखता है, ठीक। ये तो समझ में आ रहा है हमको कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायता होगा, ऊर्जा
पहुंचाएगा पूरी कोशिकाओं तक, ग्लूकोज पहुंचाएगा। ऊर्जा कहाँ से आएगा? ग्लूकोज से। ठीक, बॉडी टेम्परेचर जिससे मेंटेन होगा, पीएच वैल्यू मतलब मेंटेन होगा ब्लड का, आपका ब्लड में विस्कोसिटी मेंटेन करता है। ये आपका 4 कार्य। लास्ट चीज देखना है प्लाज्मा के प्रोटीन के बारे में। ठीक, ये प्रोटीन के बारे में देखिए, इसमें प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। इसका नाम बस याद रख लेना है आपको। ठीक, जैसे भी करके याद रखना है इसके नाम को 5 प्रकार, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि प्लाज्मा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता, निम्न में से कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, तो बहुत ईजी है। देखो, थ्रो से याद रखना, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, दो तो ऐसे ही याद हो गए। थ्रो कर रहे हैं तो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइबर से याद रखना, फाइब्रिन और फाइब्रोनोजन। ठीक, फाइब्रिन और फाइब्रोनोजन। और एक ग्लूकोज से याद रखना, ग्लोबुलिन। ये याद रखने का तरीका बस है, ग्लूकोज होता है ऐसा नहीं, प्रोटीन में ग्लूकोज थोड़ी ना होगा, ग्लोबुलिन। ठीक, 5 चीज, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन और क्या, ग्लोबुलिन। ठीक, अब चलते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक, चलिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी देखते हैं। रेड ब्लड सेल, ये सेल है याद रखना, कोशिकाएं हैं। और याद करो कोशिका, हम पहला चैप्टर पढ़े थे, पहला लेक्चर में पढ़े थे, तो ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, कोशिका है ये। ठीक, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाएं, सॉरी कोशिकाएं। तो ऑप्शन में कणिकाएं देता है, कोशिकाएं हैं याद रखना। ठीक, इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम पूछा आरबीसी का तो एरिथ्रोसाइट्स है, इसका ल्यूकोसाइट्स है। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण कहाँ हो रहा था वयस्क में? तो अस्थि मज्जा में, हड्डी के बीच अस्थि मज्जा, बोन मैरो जो पाया जाता था ना, ठीक, वहीं पे इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आरबीसी का मुख्य काम क्या है, मेन वर्क क्या है कि O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, मैं बताया था ना, जब आपका हीमोग्लोबिन इसी में होता है, देखेगा तो अब हीमोग्लोबिन है तो आपका क्या, जैसे आप हाइट में गए, हाइट मतलब पहाड़ों में गए, ठीक, तो O2 क्या होगा, पहाड़ों में कम होगा, तो आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन फिर ज़्यादा सेल जनरेट करने लगेगा। ठीक है, बताया था ना आपको। ठीक, तो पहाड़ों से आने पर हमको रिफ्रेशमेंट होता है, इसलिए, और पहाड़ों पर देखना जो ज़्यादा गोरे होते हैं उनका चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि आरबीसी उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है, आरबीसी ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इसीलिए उनका चेहरा भी लाल दिखने लगता है। ठीक, जैसे डोपिंग का केस आता है, डोपिंग है ना, खिलाड़ी ने डोपिंग किया तो इसमें आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है उसको बढ़ाने के लिए मादक पदार्थ खाते हैं। ठीक, उसी को डोपिंग बोलते हैं, ताकि आपका शरीर जल्दी ऊर्जा प्रोवाइड करे। तो वो तो ठीक है, मेन वर्क याद रखना O2 CO2 का परिवहन। और WBC क्या करता है, ये सबसे जरूरी है इम्यून के लिए, प्रतिरक्षा करता है। हमारे शरीर का इम्यून पावर यही है, समझिए सबसे मेन चीज WBC आपका इम्यून पावर, प्रतिरक्षा। ठीक, जैसे कोई भी बैक्टीरिया आता है हमारे शरीर पर जो घातक होता है, तो ये मान लो आप, ये क्या है, इसका WBC का आकार है, मान लो साइज है, किसका, साइज ऑफ WBC। तो ये क्या करता है, ये अपना आकार बदलता है, और ये मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या आकार बदल कर बैक्टीरिया को अपने में अवशोषित कर लेता है WBC, ताकि शरीर के दूसरे आपके अंग है उसको प्रभावित ना हो कर पाए। तो ये बैक्टीरिया जीवाणु से प्रतिरक्षा करता है, हमारा इम्यून पावर यही है WBC। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल्स है ना। चलिए अब देखते हैं केंद्रक। हर सेल में कोशिका का स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़े थे, देखना वहां पे न्यूक्लियस केंद्रक होता था, क्या होता था, न्यूक्लियस। लेकिन
आरबीसी सेल है, आरबीसी भी सेल है, लेकिन आरबीसी हमारा ऐसा सेल है जिसमें केंद्रक नहीं होता। ठीक, अब न्यूक्लियस नहीं होता तो अब कोशिका विभाजन, डिवीजन ऑफ सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इसमें नहीं होता, क्योंकि कोशिका विभाजन, ये कोशिका है, कोशिका से ही दूसरा कोशिका बनता है। ठीक, आप डॉटर सेल्स पढ़े थे ना, ठीक, मदर सेल्स, डॉटर सेल्स ये पढ़े थे हम लोग। ठीक, तो इनका केंद्रक का विभाजन ही नहीं होता, कोशिका विभाजन ही नहीं होता, केंद्रक ही नहीं है इसमें, तो आपका इसीलिए आरबीसी जो सेल है इसमें केंद्रक नहीं होता, याद रखना, इसमें कोशिका विभाजन भी नहीं होता, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता मतलब ये श्वसन में, रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेता, रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेता। ये कैसे होता है? ठीक, ये इसका मतलब ये है, ये O2 CO2 का परिवहन करता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन अपने लिए O2 और CO2 ये यूज नहीं करता, अपने लिए ये यूज नहीं करता, मतलब आरबीसी को नहीं चाहिए O2 CO2, ये O2 CO2 का परिवहन करके दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक, ये दो चीज अच्छे से याद रख लीजिएगा। जबकि WBC में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा, इसलिए कोशिका विभाजन भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोशिका विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक, तो कोशिका विभाजन होता है मतलब इससे नया सेल्स बनते हैं, WBC से नए सेल्स बनते हैं। इसीलिए देखिएगा, मैं बताया था आप लोगों को कहानी कि कैसे हम आए होंगे इस संसार में। एक तो एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहाँ पे, ठीक, तो कई वैज्ञानिक वहाँ पे बोले थे कि WBC का निर्माण, हालांकि आरबीसी से ही WBC बनता है, तो पहले क्या चलता था कि आरबीसी पहले आया होगा, लेकिन बाद में आजकल के वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, WBC आया होगा, क्योंकि WBC का कोशिका विभाजन हो पा रहा है। ठीक, अब देखते हैं जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल मतलब एक आरबीसी कितने दिन तक काम करता है एक्टिवली, कब तक डेड नहीं होता, तो 120 दिन, कितने दिन तक, 120 डेज तक, ये आरबीसी का जीवन काल। लेकिन WBC का 2 से 3 दिन ओनली, कितना, 2 से 3 दिन ओनली। जब ये डेड हो जाता है 120 दिन के बाद, ये क्या हुआ, डेड सेल बन गया, ये भी तो एक सेल है, तो डेड सेल हो गया, तो ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, प्लीहा में, स्प्लीन में। ठीक, इसीलिए प्लीहा को, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, मृत्यु, डिस्ट्रॉय के बाद ये कहाँ पे गया, प्लीहा में। जबकि ये डेड होने के बाद रक्त में ही घुल जाता है, रक्त में ही, ब्लड में ही इसका डेड होने के बाद घुल जाता है। ठीक, याद रखिएगा, आपके डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, ब्लड में ही हो जाता है डिस्ट्रॉय वो। तो आपके प्लीहा, इसीलिए आपका आरबीसी का इसको कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी यहीं से रीजनरेट कर सकते हो, पुनर्निर्माण, तो आरबीसी का इसको ब्लड बैंक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहा जाता है, इसको ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, ठीक, कब्रिस्तान भी कहा जाता है ना, ये तो अभी पढ़े हैं हम लोग। ठीक, ये डिस्ट्रॉय होने के बाद प्लीहा में जाके होता है, या यहाँ डिस्ट्रॉय रक्त में ही हो जाता है। ठीक, कुछ चीजें और हैं, देख लेते हैं। चलिए, आरबीसी WBC में थोड़ा सा और, ये कितने मात्रा में पाए जाते हैं, तो रेशियो याद रखना, 600:1 में पाए जाते हैं, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है। अभी देखेंगे आगे थोड़ा और, है ना। 3 चीज है, देखिए, एक तो आरबीसी है, अगर संख्या में पूछे तो आरबीसी सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC। लेकिन साइज, आकार में पूछा तो जस्ट उल्टा करना। ठीक, पहले WBC बड़ा होता है, फिर प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी। ये अच्छे से याद रखना, सीक्वेंस पूछता है। ठीक, संख्या में कौन ज्यादा, आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स जो पढ़ेंगे आगे, फिर WBC।
अब जो जिसकी संख्या ज्यादा है उसका आकार कम होगा, तो तभी तो संख्या ज्यादा होगा भी। तो इसका जस्ट अपोजिट आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, सबसे बड़ा कौन, अब डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी। ये दोनों अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक। 600 ये लाखों में होते हैं, जबकि ये हजारों में होते हैं, है ना। देखिए ये एक चीज बताना भूल गया था कि आरबीसी में केंद्रक तो नहीं होता, लेकिन ये पूछता है कि कौन से ऐसे जानवर हैं या किसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऊंट, कैमल और लामा। लामा ऊंट का ही प्रकार है, ठीक। तो ऊंट और लामा में के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, ये भी नोट करके रखिएगा। इसमें डिजीज देख लेते हैं, ठीक। आरबीसी अगर कम हुआ, है ना, तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, हमको पता है। आरबीसी अगर ज्यादा होगा तो पॉलीसाइथेमिया होता है, इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ठीक। अगर इसका साइज चेंज हुआ, मान लो आकार बदल जाना होता है, अगर आरबीसी का आकार बदल जाता है तो O2 का परिवहन ये नहीं कर पाता जितनी मात्रा में करना चाहिए, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। ये भी फेमस है, सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, तो आरबीसी के आकार चेंज होने के कारण। और आरबीसी का अगर लाइफ स्पैन, मतलब लाइफ टाइम या जीवन काल कम हो जाए, 120 दिन इसका जीवन काल है, 120 दिन से कम हो जाए तो इसको थैलीसीमिया कहते हैं। इधर देखिएगा, डब्ल्यूबीसी अगर ज्यादा हो जाए तो ब्लड कैंसर होता है। क्या नाम दिया जाता है, ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर का कारण होता है। अब देखिए एक HIV एड्स होता है। HIV जो है एक बैक्टीरिया है, ठीक। HIV क्या है, बैक्टीरिया, और एड्स क्या है, बीमारी है, डिसीज है। तो HIV बैक्टीरिया, इसका फुल फॉर्म क्या है HIV का, ह्यूमन इम्यून डिफरेंशियेंसी वायरस, और एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफरेंशियेंसी सिंड्रोम। तो देखिए इस बैक्टीरिया को, जैसे मैं बोला हूं WBC अगर कम हो जाए तो HIV नाम का बैक्टीरिया आता है। किस नाम का, HIV नाम का बैक्टीरिया, और इसको ये नष्ट नहीं कर पाता फिर, ठीक। HIV नाम के बैक्टीरिया को WBC नष्ट नहीं कर पाता। तो WBC मतलब हमारा इम्यून पावर, तो हमारा इम्यून पावर कम होने लगा HIV के कारण, ठीक। कौन से बैक्टीरिया के कारण, HIV, ठीक। तो HIV बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर पा रहा है तो इम्यून पावर कम हो जा रहा है। अब इम्यून पावर कम हो गया, प्रतिरक्षा कम हो गया, तो HIV के बैक्टीरिया के कारण नहीं मरता इंसान। अब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हुआ तो वो बीमारी से हमारा शरीर तैयार नहीं रहता, प्रतिरक्षा नहीं कर पाता, इम्यून नहीं कर पाता। जैसे बुखार भी हुआ तो बुखार आपको रहेगा ही हमेशा, ठीक, क्योंकि उसको लड़ने का जो प्रतिरक्षा है, इम्यून पावर है, उसको HIV के कारण क्या हो गया है, कम हो गया है, WBC, है ना। तो उसके कारण मौत होता है फिर, है ना। तो ये याद रखिएगा। और इसके टेस्ट को एलिसा नाम दिया गया है। इसके टेस्ट को क्या नाम दिया गया है, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे करके ये भी याद रखिएगा। तो आरबीसी WBC में इतना याद करके रखिएगा। थोड़ा बहुत और बताऊंगा, प्लेटलेट्स भी बताऊंगा कल ही। इतना याद करके रखिए, फिर कल ही नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे दूसरा, है ना, ठीक। चलिए।